हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैथारसिस प्रिंसिपल बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो बुक्स लिखी उनमें से एक बुक थी पोएटिक्स बुक्स थी वो, जिसके अंदर उसने आर्ट के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया, उसके बारे में डिस्कशन की। आर्ट के अलावा और भी पोएट्री के बारे में लिखा उसने, और मेनली उसने ड्रामा को टारगेट करके थ्योरी लिखी कैथारसिस की। और उसके बाद उसी थ्योरी को उसने सभी तरह की कलाओं के ऊपर जनरलाइज कर दिया कि ये जो कैथारसिस है ये हर एक आर्ट में होता है। कैथारसिस होता क्या है? कैथारसिस का मीनिंग होता है विरेचन, हिंदी में बोलते हैं इसको विरेचन, और इसका जनरल सा मीनिंग होता है प्योरिफिकेशन। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। मीनिंग होता है इसका क्लेंजिफाई करना, किसी चीज़ को क्लीन करना। जैसे कि फिल्टराइजेशन होती है ना, पानी की होती है फिल्टराइजेशन की, सभी हम अशुद्धियों को निकाल देते हैं और जो शुद्ध चीज़ है वो हमारे पास बचती है। जब हमने ग्रीक फ़िलॉसफी की स्टार्टिंग की थी तो हमने उसमें देखा था कि ड्रामा को ग्रीक लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं ड्रामा को, और दूसरा कॉमेडी के रूप में। यानी कि ड्रामा दो तरह के मानते हैं, एक ट्रेजेडी, दूसरा कॉमेडी। ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी हिंदी में, और कॉमेडी जो हास्य वाली चीज़ होती है, हास्यापद। तो मेनली यहाँ पे टारगेट किया है कैथारसिस ने ट्रेजेडी को। वो कहता है कि अगर किसी भी ड्रामा के अंदर कैथारसिस का एलिमेंट होगा तभी वो सक्सेसफुल ड्रामा होगा। अब यहाँ कैथारसिस का मतलब हो गया प्योरिफिकेशन। किस चीज़ की प्योरिफिकेशन की बात कर रहा है वो? नेगेटिव थॉट्स के प्योरिफिकेशन की। यानी कि हम अपने सभी के सभी नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम रिलीज़ कर दें, अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दें, उनका शुद्धिकरण कर दें। कैसे? आर्ट्स के द्वारा। ड्रामा भी एक तरीके का आर्ट्स ही है ना। तो नेगेटिव इमोशंस कैसे होते हैं? नेगेटिव किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशन हो सकता है, जैसे कि हेट्रेड हो गया, है ना, किसी के लिए नफ़रत है हमारे मन में, किसी के लिए कोई गुस्सा है, इस तरीके के इमोशंस, कोई जेलसी है ना। इस तरीके के जो है इमोशंस, इनकी प्योरिफिकेशन आर्ट, कला के द्वारा संभव है। और ये जो फिल्टराइजेशन का जो ये प्रोसेस है, इसको अरिस्टो ने कैथारसिस का नाम दिया, विरेचन। हिंदी में इसको बोलते हैं विरेचन। और इसकी जो है डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन अरिस्टोटल ने कहीं भी रिटर्न में ऐसे क्लैरिफाई करके दिया नहीं है। बस ये सिर्फ एक हमें, क्योंकि इसने ये वर्ड जगह जगह अपनी बुक्स में, अपने आर्टिकल्स में बार बार यूज़ किया है, तो सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग ही रीडर्स इसका मीनिंग निकाल पाए हैं कि कैथारसिस का क्या मीनिंग होगा। और इसके अलग अलग मीनिंग्स मानते हैं सभी तरीके के स्कॉलर्स, थिंकर्स। जो कि सबसे ज़्यादा माने जाने वाला मीनिंग है वो यही है कि नेगेटिव इमोशंस के डिस्चार्ज का मीनिंग कैथारसिस है। मोस्टली स्कॉलर्स ने यही माना है, प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग, फिल्टराइजेशन ऑफ इमोशंस। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? हमारे अंदर ही जो ये नेगेटिव इमोशंस, हमारे अंदर ही पॉजिटिव इमोशंस हैं, हमारे अंदर ही नेगेटिव इमोशंस हैं। हम ही हैं वो जो किसी भी चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव कंसेप्ट बना लेते हैं, किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सा कंसेप्ट बना लेते हैं कि ये बुरा है, इससे दूर रहना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। तो हमारे मन में जो नेगेटिव इमोशंस पनप रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, या अपनी खुद के लाइफ के किसी एक्सपीरियंस को लेके, जो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो रही हैं वो चीज़ें, उन्हीं इमोशंस को पूरे पीक पे पहुंचाया जाता है कला के द्वारा। उसको पूरी चरम सीमा पे पहुंचा दिया जाता है और उसी के थ्रू वो क्लिनजिंग का काम होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए
किसी भी अगर हम ड्रामा को देखें जो स्टेज पे फिल्माया जा रहा है, या कोई फिल्म का ही कोई सीन ले लें, अगर हम किसी सीन से रिलेट कर पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, कोई सैड सीन देख रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, और उसके किसी लाइन से हम रिलेट कर पाएँ कि यही चीज़ सेम मेरे साथ भी हुई थी, या मैंने भी अपने किसी लव्ड वन को खोया था, कोई सैड सीन चल रहा है किसी की डेथ का, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। और जो हमारे अंदर के ही वो जो सैड या नेगेटिव इमोशंस कह लें, वो पूरे पीक पे पहुंच जाते हैं उस ऐसे सैड सीन को देख के, जिसका क्या रिज़ल्ट होता है, या तो हम रोने लगते हैं, है ना, या फिर एक्सट्रीमली जो सैडनेस होती है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। इसका आगे जाके रिज़ल्ट होता है, कुछ देर तक हमें रोना आता है, बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड फील रिलैक्स्ड एंड रिलीव। तो हमारे अंदर ही जो वो इमोशंस पहले के स्टोर हुए थे, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है ऐसा कोई सीन देख के। अब इस तरह के दो इमोशंस की स्पेशली बात की है एरिस्टोटल ने, फियर और पिटी, दया भाव और भय। दया के भाव में भी और दया के कंटेक्स्ट में भी और फियर के कंटेक्स्ट में भी दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ड्रामे का ही अगर हमने सीन देखा जहाँ पे एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ कुछ बुरा हो रहा है, एक्टर के साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है, तो हमें उसको देख के हम उससे रिलेट कर पाते हैं और हमें उसके लिए बुरा लगता है। हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखते हैं, और जब एक्सट्रीम में क्लाइमैक्स में पूरा बुरेपन की पूरा एक्सट्रीम हो जाता है, तब हम उसके ऊपर पिटी वाली फीलिंग आती है। जब वो ड्रामा देख के हम हट जाते हैं, उसके बाद हम रियल लाइफ में वापस आते हैं और हमें हल्का महसूस होता है। अब इसका रिज़ल्ट आगे ये होगा कि शायद अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ रियल लाइफ में हो, तो हम उससे ज़्यादा करेज से उसका सामना कर पाते हैं। दूसरा हमने बात की फियर, भय की। किसी भी ड्रामे में अगर फियर की सिचुएशन को प्रेजेंट किया जा रहा है और फियर को एक्सट्रीम फियर की सिचुएशन प्रेजेंट की जा रही है, उस सिचुएशन को हम एक समय तक महसूस करते हैं और उसके बाद जब उससे बाहर आते हैं तो भी हम रिलीव्ड महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि थैंक गॉड ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे कोई हॉरर फिल्म देखी तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है, तभी वो हॉरर सीन को एकदम सफल सीन तब कहा जाएगा जब व्यूअर जो है उसको देखते देखते उसके डर की सीमा का बिल्कुल सीमलेस हो जाए, उसका डर, उसमें इस तरीके के विजुअल्स क्रिएट किए जाएं, इस तरीके की आवाज़ें क्रिएट की जाएं, और ऐसा हो कि एक टाइम बाद जब वो सीन ख़त्म हो जाए तो व्यूअर को देख के ऐसा लगे कि हाँ थैंक गॉड ये ऐसा सच में नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है कभी, और थैंक गॉड ये एक फिक्शन है, ये सिर्फ एक फिल्म है। तो फियर और पिटी के संदर्भ में इसने कैथारसिस के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया है। जब हमारे वो इमोशंस एक टाइम के बाद एक्सट्रीम पे पहुंच के हमें उन्हीं इमोशंस से मुक्ति मिलती है। इसी चीज़ को इसने रिलीजियस कंटेक्स्ट में, धार्मिक संदर्भ में, एथिकल कंटेक्स्ट में, नीतिपरक में और आर्टिस्टिक कंटेक्स्ट में बताया है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि किसी फिल्म के किसी सीन को देख के अगर हम रिलेट कर पाएँ तो बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो वो आर्टिस्टिक कंटेक्स्ट है कि आर्ट के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जिससे कि हमारे अंदर के ही जो नेगेटिव इमोशंस थे उनकी प्यूरिफिकेशन हो पाई। और रिलीजियस कंटेक्स्ट में कुछ अगर हम कुछ रिलीजियस ऐसा कुछ काम करें, दान पुण्य का कुछ काम करें या हवन वगैरह, जिससे कि हमें धार्मिक रूप में ऐसा लगे कि हमने अपने नेगेटिव इमोशंस से मुक्ति पा ली है। और एथिकल कंटेक्स्ट यानी कि वही ये रिलीजियस जैसा ही हो जाएगा, कुछ नीति से पूर्ण काम, किसी के लिए कुछ मॉरली कुछ अच्छा करना, नीति के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा करना। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कैथारसिस के कैसे लिए जा सकते हैं?
जैसे कि साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए राइटिंग थेरेपी अपनाने को बोलते हैं। जो भी अपने मनोविकारों से पीड़ित होते हैं लोग, उनको ये राइटिंग थेरेपी दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे मन के अंदर ही कुछ जो उलझनें चल रही हैं, जिनका हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या कुछ तो मन में डिबेट, खुद की ही डिबेट है, तो उस सब का सॉल्यूशन क्या है, हम उसको कहीं या तो किसी को बता दें, है ना, या फिर मन में कभी भी कुछ इस तरीके की बात आई, कुछ गिल्ट आ रही है, कोई भी नेगेटिव इमोशन बार बार पनप रहा है, तो उसको हम राइट डाउन करेंगे। जितना राइट डाउन करेंगे उतना ही हमें उससे मुक्ति मिल पाएगी। ये भी एक कैथारसिस का एग्जाम्पल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम एंगर महसूस करते हैं, तो वो अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए पंचिंग बैग यूज़ करते हैं, है ना, उस पे पंच करके उनको अच्छा लगता है। कुछ जिम हिट करते हैं जब उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस होता है किसी भी चीज़ को लेके। और कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको आर्ट वर्क अच्छा लगता है, वो म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छा ड्रामा देखते हैं या पेंट करते हैं। तो आर्ट को अरस्तू ने इस कैथारसिस का एक मीडियम बताया है, ये कैथारसिस का माध्यम है। इससे हम अपने नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैथारसिस प्रिंसिपल। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू।